नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो भाजपा के एक से एक पालतू पत्रकार और पालतू चैनल भी कहने लगे हैं कि मोदी की हालत खराब है। 2024 के चुनाव के हिसाब से भाजपा की हालत पतली है। और दूसरी बात यह है कि कट्टरपंथी हिंदुत्व के तमाम नारों के बावजूद पिछड़ी और दलित आदिवासी जातियों के बीच भाजपा की साख बुरी तरह से कमजोर हुई है। और अगर नीतीश कुमार जातीय जनगणना को आगे लेकर बढ़ते हैं तो मोदी की हिंदुत्व की राजनीति में पलीता लग सकता है। और भाजपा को यह डर अभी से सताने लगा है। इसे समझने के लिए पिछले दिनों भोपाल में हुई गृह मंत्री अमित शाह की भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सूत्र वाक्य को पकड़ना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ इसका विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के उलट वो मीडिया का सामना करने से डरते नहीं है। बेशक लहजा कई बार धमकाने वाला होता है, लेकिन वो यथासंभव सवालों के जवाब भी देते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने एक गौर करने वाली बात कही। उनकी लाइन थी, कांग्रेस ने पिछले कई चुनावों को जातिवाद की तरफ मोड़ दिया जिसका हमें नुकसान हुआ। इसी लाइन में भविष्य की राजनीति के सारे किंतु परंतु यद्यपि तथापि के जवाब छिपे हुए और इंडिया बनाम एनडीए की भावी लड़ाई की तस्वीर भी इसी एक वाक्य में छिपी हुई है। भाजपा की हिली हुई राजनीतिक स्थिति और इस राजनीतिक स्थिति में खिसकती हुई मोदी की जमीन का इशारा कहता है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे। इस सर्वे की एक बात बड़ी गौर करने वाली है और वो ये कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर तमाम धतकर्म करने के बावजूद महाराष्ट्र और बिहार को मिलाकर पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए को 47 सीटों का नुकसान हो रहा है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है 48, बिहार में 40। और अगर इन 88 सीटों में मोदी गठबंधन को 47 सीटों का नुकसान हो रहा है तो उसकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सर्वे ने इसके साथ ही एनडीए की सरकार बनने की भविष्यवाणी भी कर डाली, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र के रुझान बता रहे हैं कि लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी बीजेपी के समर्थकों को लगती है या वो बताते हैं। क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जबरदस्त सहानुभूति है और जनता में यह छवि बनी है कि भाजपा सरकार बनाने के लिए नैतिकता की किसी भी स्तर पर धज्जी उड़ा सकती है। यही मध्य प्रदेश के साथ भी है। ऐसे में भाजपा की पूरी ताकत इस बात पर लगी हुई है कि किसी तरह देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सिरफिरों को संत का चोला पहनाकर भक्ति के बाजार में घृणा के सेल्समैन की तरह उतार दिया गया है। ऐसे में नीतीश और लालू लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। भाजपा ने इसे बिहार में रोकने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए, लेकिन आखिर में उसे बुरी तरह मात मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसमें किसी तरह का नुकसान हरगिज नहीं है। अब कांग्रेस इसे ले उड़ी है। पार्टी के भीतर से जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठने लगी है। खुद राहुल गांधी भी धीरे धीरे इस पर बात करने लगे और यही भाजपा की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अगर जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ती है तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदुत्व के रंग में रंगकर उन्हें हिंदू मुसलमान के राजनीतिक चूल्हे में झोंकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त से मुंबई में होने जा रही है। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी होती है। महंगाई और बेरोजगारी बिना किसी शक के 2 सबसे बड़े सवाल हैं और मोदी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो लगातार इन दोनों ही सवालों से नजरें चुराते रहे और अब यह साफ है कि 2024 का चुनाव बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ेगी, जिसे वो राष्ट्रवाद कहती है। लेकिन यह किसी भी सूरत में जातीय समीकरणों का काट नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बंगलुरु में। पहली बैठक इस बात का ऐलान थी कि विपक्ष एक साथ आ रहा है। दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम भी तय हो गया और अब मुंबई में संयोजक और अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है। यहां विपक्ष को एकता दिखानी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इंडिया गठबंधन देश के सामने अपने गवर्नेंस का मॉडल पेश करे। सिर्फ केंद्र सरकार की नाकामी गिनाने से बात नहीं बनेगी, उसे एक वैकल्पिक रास्ता सुझाना होगा। आखिर वो कौन से कार्यक्रम होंगे जिनके आधार पर विपक्ष देश को यह बता पाएगा कि वो नरेंद्र मोदी की तरह बीते दिनों की कहानियां नहीं सुनाएगा बल्कि कुछ ठोस करके दिखाएगा। ये तो अब आप भी मानेंगे कि सूचना का अधिकार और मनरेगा जैसे बड़े कार्यक्रमों की सफलता को मनमोहन सिंह की यूपीए 2 नहीं भुना पाई थी, क्योंकि वह खुद ही इस बात को लेकर बहुत निश्चिंत नहीं थे कि यह काम करेगा। इसी तरह 2019 के चुनाव में कांग्रेस जोर शोर से न्याय योजना का ऐलान करती है,
लेकिन पुलवामा के बाद बने माहौल में सब कुछ बदल गया। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत अलग तरह का होने जा रहा है। मोदी सरकार की उम्मीदें सिर्फ दो बातों पर टिकी। पहला, उग्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसकी कोशिश बिहार से लेकर हरियाणा तक कई जगहों पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही उतनी ही तेजी से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चढ़ा राष्ट्रवाद का मुखौटा भी उतरता जा रहा है। उनकी 56 इंच की छाती का जो तिलिस्म मीडिया ने गढ़ा था, उसकी पोल खुल रही है और तेजी से यह विमर्श खड़ा हो रहा है कि मोदी के पास देश की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। चीन और उसके बाद मणिपुर की विफलता के बाद देश का एक बहुत बड़ा तबका मानने लगा है कि बीजेपी का कथित राष्ट्रवाद असल में समाज के सांप्रदायिक विभाजन के सिवा कुछ नहीं है। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, जो मोदी के पक्ष में जाता है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद 5 किलो राशन वाली जनता है। इसीलिए जब भी इस योजना पर रोक लगाने की बात आती है, रेवड़ी कल्चर की बहुत मुखर आलोचना के बावजूद मोदी ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि अगला चुनाव सामने आ जाता है और निश्चित तौर पर इसका असर बहुत बड़ा है। इसी बात का ध्यान रखते हुए इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तय करने की कोशिश कर रहा है। कमोबेश इंडिया गठबंधन उसी रास्ते जाएगा जिसकी चिंता अमित शाह जता रहे हैं। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में जातीय जनगणना का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर विपक्ष सामाजिक न्याय और भागीदारी के पिच पर खुलकर सामने आ जाता है, तो स्थिति बहुत हद तक बदल जाएगी। मोदी के पास इसका सामना करने की नैतिकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसने पिछले 10 साल में चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा जातीय आधारित सम्मेलन करवाए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से अपने आप को ओबीसी बताते हैं, इसके बावजूद वो विपक्ष पर जातिवादी होने का इल्जाम लगाते हैं। मतलब मोदी के हिसाब से प्रतिनिधित्व का सवाल उठाना जातिवाद है और वंचित समूहों को उनके मूल सवालों से भटकाकर दंगाई भीड़ में तब्दील करना राष्ट्रवाद। यही वो सवाल है जहां से इंडिया पर एनडीए से खुद को अलग दिखाने की चुनौती मिलती है। अगर वाकई इंडिया 2024 में कुछ ठोस हासिल करना चाहता है, तो उसे वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के सवाल को उसी तरह विकास के साफ सुथरे लिफाफे में पेश करना होगा, जिस तरह बीजेपी सांप्रदायिकता और कट्टरता को राष्ट्रवाद के लिफाफे में पेश करती आई। बिना इसके शहरी मध्य वर्ग उसे विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह तबका पहले की तरह वैचारिक भले न बचा हो, लेकिन हवा बनाने और बिगाड़ने में उसकी भूमिका अहम है। कॉरपोरेट राजनेता गठजोड़ से बना लूट तंत्र नरेंद्र मोदी को लगभग अजेय बनाता है। इसी लूट तंत्र के खिलाफ बनाया गया नैरेटिव अगले चुनाव में विपक्ष और पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।